हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की, जो अपनी बुक 2 है यानी सेकंड बुक को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। और इसका जो लास्ट चैप्टर है यानी चैप्टर नंबर 8 है, भारतीय राजनीति नए बदलाव, इसको यहाँ पे हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को आपको बहुत ध्यान से देखना है। बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट करते हैं कि सर बताइए ये आप कौन से बोर्ड के लिए करा रहे हैं, तो कई बच्चे डाउटफुल रहते हैं। तो देखिए, एनसीईआरटी से करा रहा हूँ। अगर आपके बोर्ड में एनसीईआरटी चलती है तो ये वीडियो आपके लिए काम आ जाएगी। ठीक है, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हो, राजस्थान बोर्ड से हो, एमपी, यूपी, बिहार, झारखंड, यूके बोर्ड, हरियाणा बोर्ड या इसके अलावा पूरे देश में किसी भी बोर्ड से हो, सभी जगह एनसीईआरटी चलती है और सभी जगह ये वीडियो काम आ जाएगी। हर जगह से बच्चे हमारी वीडियो को देखते हैं। ठीक है, बिहार के स्टूडेंट भी देखते हैं, राजस्थान के भी देखते हैं, सीबीएसई के भी देखते हैं, दिल्ली के भी देखते हैं, हर जगह के देखते हैं। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। सारे टॉपिक जो कराने वाला हूँ अच्छे तरीके से देखना है, कोई डाउट आपके मन में रहना नहीं चाहिए। ठीक है, और ये जो आप वीडियो देखोगे इसके नोट्स यानी कि पीडीएफ नोट्स आपको कहाँ पे मिलेंगे? फ्री में आपको हमारे नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। इसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, क्लास 12th ईएसपी न्यू ग्रुप। इसमें ज्वाइन हो जाइए और यहाँ पे पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट eklavyastudypoint.com में जाके यहाँ पे भी अगर आप पीडीएफ नोट्स वाले सेक्शन में जाते हो तो यहाँ भी आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा चैप्टर वाइज नोट्स आपके डले होते हैं, एमसीक्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ डाल रखे हैं, आप वहां से भी पढ़ सकते हो। एक बार आप सिलेबस देख लीजिए, ध्यान से देखो। ये आपका सिलेबस है, कहने का मतलब है कि ये सारे वो टॉपिक हैं जो इस चैप्टर में हमको पढ़ने हैं, हमको समझने हैं। ठीक है, तो ध्यान से आप देख लीजिए इसे। चलते हैं, शुरू करते हैं चैप्टर। तो सबसे पहले समझते हैं कि 1980 का जो दशक था उसके आखिर के साल जो थे। ठीक है, 1980 के दशक यानी कि मान लीजिए आखिर के साल 89 90 के आसपास की बात चल रही है। तो उस समय ना कुछ देश में ऐसी घटनाएं हुई थी, मेनली 5 ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं थी जो हमको समझनी है और यहाँ से हमारे टॉपिक बनते हैं और जो कि हमारे सिलेबस में है। तो वो 5 घटनाएं कौन सी थी उसको यहाँ पे देखेंगे और वहां से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं उसको यहाँ पे हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए 1980 के दशक के आखिरी वर्षों में 5 ऐसी घटनाएं हुई थी जिससे कहीं ना कहीं हमारी जो भारतीय राजनीति है उस पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। ठीक है, दूरगामी प्रभाव पड़ा था जो कि लंबे समय तक हम देखते रहे हैं। तो वो क्या प्रभाव थे उसको हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब वो 5 घटनाएं कौन कौन सी थी इसको आपको समझना है। तो चलिए देखिए, 1989, ये बहुत आपको इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूं, ये आपको याद रखना है। 1989, 1989 में क्या हुआ था? कांग्रेस का जो प्रभुत्व था आपको खत्म होता दिखेगा और 1989 के बाद धीरे धीरे कमजोर हो गई थी कांग्रेस और उसको उतनी सीटें नहीं मिल पाती थी जितनी वो सीटें पहले लेकर आती थी। तो ये बदलाव हुआ था। ठीक है, तो कांग्रेस जो है 1989 में चुनाव हार गई थी और 1989 में ही नहीं, बाद में भी जब वो अगर सत्ता में भी आई है तो उसको पहले जितनी सीटें नहीं मिलती थी, यानी कि यहां से कमजोर कमजोर होना शुरू हुई थी और धीरे धीरे कांग्रेस जो थी वो कमजोर होती गई। ठीक है, आगे चलते हैं। सेकंड है मंडल मुद्दा, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके पेपर में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आगे इसे हम डिटेल में समझने वाले हैं। ठीक है, मंडल मुद्दा क्या था हम डिटेल में समझेंगे। तीसरा है नई आर्थिक नीति, यानी कि हमारे यहाँ पे जो सरकार थी, सरकार ने नई आर्थिक नीति अपनाई थी। इस नई आर्थिक नीति के तहत हमारे देश में बहुत सारे आर्थिक स्तर पे बदलाव किए गए थे। ठीक है, हमने संरक्षणवाद की नीति जो थी उसको खत्म कर दिया था और देश का जो व्यापार था उसको बढ़ाया था। ठीक है, तो नई आर्थिक नीति को भी समझेंगे और व्यापार के नियमों को बदला था, लाइसेंस प्रणाली को समाप्त किया था और अपनी अर्थव्यवस्था को का उदारवाद, ठीक है, उदारवादी अर्थव्यवस्था हमने बनाया था, उसको भी डिटेल में पढ़ेंगे। फिर अयोध्या विवाद, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी पेपर में क्वेश्चन बनता है। और लास्ट है राजीव गांधी की हत्या। तो ये कुछ 5 ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो 1980 के दशक के लास्ट में या फिर 1990 के दशक की शुरुआत के आसपास आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इन सभी को हम समझेंगे और देखेंगे कि इसका हमारी राजनीति में क्या गहरा प्रभाव पड़ा था। ठीक है, तो इंदिरा गांधी जो थी इनकी हत्या हो गई थी 1984 में, यानी 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद देश के प्रधानमंत्री जो बने थे वो कौन बने थे? राजीव गांधी। ये कौन थे? इंदिरा गांधी के पुत्र थे, यानी इंदिरा गांधी के बेटे थे। ठीक है, अब अगर आपने इससे पहले वाला चैप्टर देखा होगा तो आपने उसमें समझा होगा, मैंने बताया है कि इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई थी, किसने की थी, क्यों की थी, क्या उसका कारण था, उसके क्या परिणाम थे। वो इसे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ लिया, तो हम वहाँ यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे उसको डिटेल में। ठीक है, यहाँ पे बस हम ये समझेंगे कि इंदिरा गांधी की जब हत्या हो गई थी उसके बाद राजीव गांधी जो थे इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। ठीक है, ये प्राइम मिनिस्टर बने थे। तो सन 1984 में यानी 1984 में राजीव गांधी को भारी बहुमत मिला। अब देखिए माहौल क्या कैसा था उस समय देश में, इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी।
इंदिरा गांधी एक लोकप्रिय नेता थी, ठीक है। आप ऐसा मत समझना कि इंदिरा गांधी कोई कमजोर नेता थी, वो बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं और हमने इससे पहले के चैप्टरों में उनके बारे में पढ़ा है। वो एक मजबूत नेता थी, लेकिन उनकी हत्या हो गई। अब हत्या होने से पूरे देश में एक माहौल हो गया, कहीं ना कहीं शोक का माहौल था, ठीक है। सभी लोग दुखी थे और कांग्रेस के समर्थन में थे, ठीक है, हमने ये देखा। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में ना सहानुभूति थी, ठीक है, इंदिरा गांधी के प्रति लोगों के मन में सहानुभूति थी। और उस सहानुभूति की वजह से हमारे 1984 का जो चुनाव है उसमें एक ऐसा परिणाम हमने देखा है जो कि आज तक हमारी राजनीति में देखने को नहीं मिला है, ठीक है, आज तक हमारी राजनीति में देखने को नहीं मिला है। तो वो ऐसा क्या परिणाम था, इसको समझते हैं। तो देखिए, पहली बार देश में ऐसा हुआ था कि लोकसभा के चुनाव में किसी भी राजनीतिक पार्टी को, ठीक है, किसी राजनीतिक पार्टी को 415 सीटें मिली। आपने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 में आ गए हो, आपने कई सारे चुनाव और उसके परिणाम यानी उसके रिजल्ट के बारे में पढ़ा है। तो आपने क्या पढ़ा होगा, 364 सीटें या 380 के आसपास सीटें या 300 से 400 के बीच में सीटें रहती थी, ठीक है, 400 तक भी आपने नहीं पढ़ा होगा। लेकिन ये पहला ऐसा चुनाव था पूरे भारत की राजनीति में जहां पे किसी पार्टी को 415 यानी 400 प्लस सीटें मिली है। ये सीटें इतनी ज्यादा क्यों मिली थी, इसलिए मिली थी क्योंकि लोगों की सहानुभूति थी इंदिरा गांधी के साथ, ठीक है। तो लोगों ने इनको समर्थन किया। आगे समझते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और समझना है, पहली बार ऐसा हुआ 1984 में 400 प्लस सीटें आई। ठीक 5 साल के बाद क्या हुआ, यानी जब राजीव गांधी ने अपनी सरकार चलाई 5 साल सरकार चलाने के बाद जब 1989 यानी 1989 में दोबारा से चुनाव होते हैं, तो वही राजीव गांधी जो कभी 400 प्लस यानी 415 सीटें लेके आ रहे थे, वो केवल 197 सीटें यानी कांग्रेस 197 सीटें ही ले पाती है, ठीक है। इतना बुरा हाल हो गया था। और 1989 के बाद 5 साल सरकार चलनी चाहिए थी, लेकिन सरकार 5 साल नहीं चल पाती है, ठीक है। 1991 में दोबारा से चुनाव कराने की जरूरत पड़ जाती है। तो आखिर क्या हुआ कि एक चुनाव में कांग्रेस 1984 के चुनाव में कांग्रेस 415 सीटें लेके आ रही है। ठीक 5 साल के बाद 1989 के चुनाव में कांग्रेस केवल 197 सीटों में सिमट गई। आखिर ऐसा क्या हुआ, ठीक है। तो इसको समझते हैं। अब ये 3 लाइनें आपको याद रखना है और कभी इसको भूलना मत, क्योंकि यहां से आपका एक एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है जो ज्यादातर आपके पेपर में पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद हो गया होगा कि 1984 का जो चुनाव था, इलेक्शन था, उसमें कांग्रेस ने 415 सीटें जीती थी। और कौन थे उस समय में प्राइम मिनिस्टर, अभी मैंने आपको बताया, राजीव गांधी थे, हमने समझ लिया। ठीक 5 साल के बाद 1989 में जब चुनाव हुए तो कांग्रेस को कितनी सीटें मिली, केवल 197 सीटें, ठीक है। और यहाँ पे भी देखो क्या हाल हो गया कांग्रेस का, ये आपको याद रखना है। इसके बाद 1991 में बीच में ही चुनाव कराने पड़े। तो ये तीनों लाइनें बिल्कुल याद कर लेना, यहां से आपका एमसीक्यू क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। आगे चलते हैं। कांग्रेस इस बार अपना जो आंकड़ा था उसको सुधारते हुए सत्ता में आई थी, ठीक है। कांग्रेस ने अपना आंकड़ा पहले से तो सुधारा, सत्ता में भी आ गई। फिर 1989 से यहाँ पे एक हमें नई चीज देखने को मिलती है। 1989 की परिघटना से कांग्रेस प्रणाली समाप्त हो चुकी थी। अब ये कांग्रेस प्रणाली या फिर कांग्रेस सिस्टम क्या था, इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब समझिए। हमने क्या पढ़ा है, हमने स्टार्टिंग से ही चैप्टर में पढ़ा था कि पहले आम चुनाव में कांग्रेस को बहुमत, दूसरे आम चुनाव में कांग्रेस को बहुमत, खूब सीटें मिली, 300 प्लस सीटें आती थी। तीसरे आम चुनाव में भी कांग्रेस की ही सरकार थी, ठीक है। चौथे आम चुनाव में थोड़ा सा आपने देखा होगा कि क्या परिणाम हुए थे, ठीक है। 9 राज्यों से तो चली गई थी और केंद्र में भी जैसे तैसे करके सरकार बना पाई थी, ठीक है, बचा पाई थी, आप ये मान लीजिए, वरना वहां से सरकार चली जाती। फिर इमरजेंसी वाला टाइम आया था 1975, उस समय देश में माहौल कैसा हो गया था। उसके बाद जब चुनाव होते हैं, इमरजेंसी के बाद जब चुनाव होते हैं, तब कांग्रेस पहली बार सरकार से यानी सत्ता से गायब हो गई थी, दूसरी पार्टी की सरकार आई थी, ठीक है। लेकिन उसके बाद वापस से कांग्रेस आई, इंदिरा गांधी, और कैसे कैसे उसने खूब सीटें पाई। 1984 में तो रिकॉर्ड ही बना दिया, 415 सीटें लेकर आ गई। लेकिन 1989 से यानी 1989 से ये सिस्टम खत्म हो गया, यानी ये जो सिस्टम चला रहा था कांग्रेस का, जो इस तरीके से जा रहा था, यानी कि आपको बहुत सारी जो सीटें थी वो कांग्रेस की ही रहती थी, कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। तो 1989 के बाद कांग्रेस धीरे 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 कमजोर होती जाती है, उसकी सीटें जो थी वो धीरे धीरे कम होती जाती हैं। ये हमें देखने को मिलता है, इसी को कांग्रेस प्रणाली या फिर कांग्रेस सिस्टम कहते हैं, ठीक है, जो कि खत्म हो गया था। अब क्या हुआ, 1989 के बाद जो भी सरकार आ रही थी वो सारी गठबंधन की सरकार आ रही थी, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, गठबंधन का युग कहा जाता है, ठीक है। यानी कांग्रेस प्रणाली खत्म हो गई है, कांग्रेस का सिस्टम जो था वो खत्म हो गया। अब नया सिस्टम शुरू हुआ है जिसको गठबंधन के युग के नाम से हम जानते हैं,
ठीक है, यानी कि आप ये मान लीजिए 1989 के बाद से लेकर 2014 तक, ठीक है, यानी 1989 से लेकर 2014 से पहले तक की जो भी सरकारें रही हैं वो सारी की सारी सरकारें कौन सी रही हैं, गठबंधन की सरकार रही है, इसीलिए इसको गठबंधन का युग बोला जाने लगा था। ठीक है, आगे देखो 1989 के बाद जितनी भी सरकारें बनी और वो सारी की सारी सरकारें क्या थी, गठबंधन की थी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे मैंने बोला 2014 तक, 2014 तक क्यों बोला, क्योंकि 2014 में जो सरकार बनी है बीजेपी की, वो तो उसे तो पूर्ण बहुमत मिल गया था। ठीक है, पूर्ण बहुमत मिल गया था, यानी जो बहुमत चाहिए उसको मिल चुका था। फिर मैंने उसको यूं क्यों कहा कि 2014 तक, यानी 2014 में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिल गया था, उसने अपनी सरकार भी बना ली थी, लेकिन वो सरकार भी गठबंधन की सरकार थी। ठीक है, यानी कि बेशक से इनको सीटें उतनी मिल गई हो कि आराम से अपने दम पे सरकार बना सकते हैं, गठबंधन की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने जो सरकार बनाई वो गठबंधन की थी, जिसको एनडीए कहा जाता है। एनडीए क्या होता है आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी आप इतना ही समझ लीजिए, डिटेल में बताऊंगा। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं गठबंधन का युग। ठीक है, गठबंधन का युग क्या होता है, तो सन 1989 के बाद, अभी हमने पढ़ा 1989 के बाद जो भी सरकारें आ रही थी वो सारी की सारी गठबंधन की सरकार आ रही थी। ठीक है, और किसी को इतनी सीटें ही नहीं मिल पा रही थी, ना तो कांग्रेस को ना बीजेपी को, कि वो अपने दम पे सरकार बना लें। उनको कहीं ना कहीं आपस में गठबंधन करना पड़ता था। गठबंधन क्या होता है आप अच्छे से जानते हैं, जब किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिल पाता, उतनी सीटें नहीं मिल पाती जितने में सरकार बननी है, तो ऐसे में क्या करते हैं वो कई पार्टियों को, 2 पार्टी 3 पार्टी 4 पार्टी या उससे भी ज्यादा पार्टी आपस में मिल जाती हैं, एक गठबंधन बना लेते हैं, एक अलायंस बना लेते हैं और उसके द्वारा सरकार चलाते हैं। ठीक है, तो 1989 के बाद हमको यही देखने को मिला। आगे चलते हैं, अब समझते हैं 1989 के बाद जब कांग्रेस प्रणाली खत्म हो गई है, गठबंधन की सरकारें आ रही हैं, उसको समझते हैं। 1989 में कांग्रेस हार गई, किसी दूसरी पार्टी को इतनी सीटें नहीं मिली कि वो सरकार बना सके। अब सिचुएशन ऐसी हो गई, कांग्रेस तो सत्ता से बाहर है और दूसरी पार्टी को जो सीटें मिली है वो भी इतनी नहीं मिली कि वो सरकार बना ले। तो अब देश में सिस्टम चलेगा कैसे, सरकार चलेगी कैसे। तो कांग्रेस जो थी वो अभी भी लोकसभा में बड़ी पार्टी थी, क्योंकि सीटें उसके पास अच्छी खासी थी, हालांकि उतनी सीटें नहीं थी कि वो सरकार बना ले, लेकिन फिर भी बड़ी पार्टी थी क्योंकि ज्यादा सीटें थी इसके पास। लेकिन कांग्रेस ने विपक्ष में बैठने का फैसला लिया। इस बार कांग्रेस ने ये बोल दिया कि हमको सरकार नहीं बनानी है, हम तो विपक्ष में बैठेंगे। अब तुम जितने भी मतलब दल हो सब आपस में मिलो और सरकार बनाओ, हमें तो बैठना है विपक्ष में। तो ऐसे में राष्ट्रीय मोर्चा ने गठबंधन की सरकार बनाई, यानी कि एक सरकार आई जिसका नाम क्या रख दिया गया, राष्ट्रीय मोर्चा। गठबंधन जो होता है उस गठबंधन का नाम रख दिया जाता है, तो उस गठबंधन को आप एक तरह से मान लीजिए राष्ट्रीय मोर्चा। इसने क्या कर लिया, अपनी सरकार बना ली। अब ये जो सरकार बनी है आपको पता है ये गठबंधन की सरकार है, तो राष्ट्रीय मोर्चा जो थी इसने 1989 में गठबंधन सरकार बनाई थी। इसमें जनता पार्टी शामिल थी, ठीक है, प्लस अन्य जो लोकल पार्टियां थी, जो क्षेत्रीय दल थे, ठीक है, उन्होंने इसको समर्थन दिया। बीजेपी और वाम मोर्चा जो वामपंथी हैं इन्होंने भी समर्थन दिया। कहाँ से समर्थन दिया, बाहर से, कि चलो हम बाहर से तुम्हारी सरकार में शामिल हो जाते हैं और चलाओ सरकार। क्यों बीजेपी ने इसको समर्थन क्यों दिया, क्योंकि आप देखोगे जो वामपंथी होते हैं वो बिल्कुल बीजेपी के खिलाफ रहते हैं। आखिर यहाँ पे एक साथ ये कैसे मिल गए, ये इसलिए मिल गए क्योंकि ये सभी चाहते थे कि सरकार जो आए किसी की भी आए पर कांग्रेस की ना आए। ठीक है, ये चाहते थे, इसीलिए इन्होंने क्या करा, समर्थन कर दिया। अब 1989 में सरकार बन गई, राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार बन गई। कांग्रेस जो है बड़ी पार्टी होने के बाद भी विपक्ष में बैठी हुई है। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि मतलब एक नया ही सिस्टम लागू हो गया है जो गठबंधन वाला सरकार का सिस्टम था। अब बात करते हैं कांग्रेस का पतन। कांग्रेस का पतन हम कैसे कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं, तो देखिए हमने ये पढ़ा था कि पहले चुनाव में कांग्रेस बहुत अच्छे बहुमत से आई, दूसरे चुनाव में आई, तीसरे चुनाव में आई, उसके बाद कई चुनाव में वो आती रही। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 1989 के बाद पहली बार ऐसा हुआ था कि कांग्रेस धीरे धीरे कमजोर होती गई, यानी हर बार जो चुनाव होते थे उसकी सीटें बढ़ने की बजाय घटती हुई आपको नजर आएंगी। ठीक है, तो इसलिए कमजोर हो रही थी कांग्रेस, तो कांग्रेस का पतन होना शुरू हो गया था। ठीक है, तो देखिए 1989 में कांग्रेस की हार के साथ ही भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है, दलीय व्यवस्था है, यहाँ पे इसका वर्चस्व खत्म हो गया, यानी इसका जो प्रभुत्व चला आ रहा था कांग्रेस का वो यहाँ पे खत्म हो गया था। कांग्रेस के कमजोर होने का ये अर्थ नहीं था कि कोई दूसरी पार्टी उसकी जगह मिल गई हो, कोई दूसरी पार्टी मजबूत हो रही हो, ऐसा भी नहीं था। अब क्या था, अब जो भी अब बहुदलीय शासन प्रणाली का युग शुरू हो गया था। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस अगर यहाँ पे कमजोर हो गई तो कोई दूसरी पार्टी है और वो इतनी मजबूत है कि वो सरकार बना ले अपने दम पे, ऐसा भी नहीं था। जो भी सरकार आ रही थी ना,
सब बहुदलीय थी, यानी कई सारी पार्टियां आपस में मिलके गठबंधन बना के ही सरकार बना रही थी। तो 1989 से लेके 2014 तक जो भी सरकारें बनी थी सभी गठबंधन की सरकार थी। 2014 के बाद भी गठबंधन की सरकारें हैं, लेकिन जो बीजेपी एनडीए वाली सरकार है वो गठबंधन की सरकार है। लेकिन यहाँ पे एक चीज ये है कि उसको बहुमत मिला हुआ है, यानी जितनी सीटें चाहिए थी सरकार बनाने के लिए उतनी सीटें थी, उसने सीटें होने के बाद भी गठबंधन की सरकार चलाई है, वो बात अलग है। ठीक है, आगे चलते हैं। 2014 से 2019, 2014 में बीजेपी की सरकार आती है, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं पहली बार 2014 में, और इस सरकार को हम एनडीए की सरकार बोलेंगे, यानी कि बीजेपी मुख्य पार्टी है, इसके अलावा कई सारी पार्टियां उसमें जुड़ी हुई है गठबंधन में, जिसको एनडीए कहा जाता है। 2014 में भी बहुमत मिला, 2019 में भी बहुमत मिला, ठीक है, बीजेपी को, लेकिन फिर भी उसने गठबंधन वाली सरकार चलाई। सरकार को वैसे तो पूर्ण बहुमत था लेकिन चलाई गठबंधन की थी। ठीक है, आगे देखो, 2024 में दोबारा से लोकसभा के इलेक्शन हुए, अभी हुए, ठीक है, बीजेपी एनडीए ने फिर से गठबंधन की सरकार बनाई है। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना है, 3 चुनाव, तीनों बार प्राइम मिनिस्टर कौन बने? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। अब समझना, 2014 में, 2019 में और 2024 में। अब मुझे आपको एक कमेंट में एक चीज बतानी है, सभी बताएंगे, जो भी वीडियो को देख रहे हैं सब बताएंगे, मुझे कमेंट में अपना नाम जरूर लिखना। 2014 में बहुमत मिला, ठीक है, 2019 में भी बहुमत मिला। बहुमत का मतलब क्या है? जैसे 272 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए तो उससे ज्यादा मिल गई, यानी कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन 2024 में बहुमत नहीं मिला, लेकिन सरकार गठबंधन की चल रही है बीजेपी की। तो आपको कमेंट में ये बताना है कि 2024 में बीजेपी को कितनी सीटें मिली, ठीक है, जो इलेक्शन हुआ था उसमें बीजेपी ने कितनी सीटें जीती थी, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। तो ये आपको समझ में आया, आगे चलते हैं। अब गठबंधन की राजनीति को समझते हैं। तो 1990 के दशक में कुछ ताकतवर पार्टियां थी और आंदोलन का एक क्रम चल चल चुका था। ये जो पार्टी थी और आंदोलन जो थे, इन्होंने क्या करा, दलित तथा पिछड़े वर्ग ओबीसी की नुमाइंदगी करी, क्योंकि इस समय में ओबीसी का मुद्दा जो था वो बहुत बढ़िया चल रहा था, इससे कहीं ना कहीं नेताओं को फायदा हो रहा था, उनको उनका एक वोट बैंक था बहुत अच्छा ओबीसी वर्ग, तो कहीं ना कहीं ये राजनीति चल रही थी। तो 1996 में बनी संयुक्त मोर्चा की सरकार से इन पार्टियों का अहम किरदार था। ठीक है, 1989 में जिस प्रकार से 1989 में एक गठबंधन की सरकार बनाई थी जिसको राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार कही गई थी, ठीक ऐसे ही 1996 में एक सरकार बनती है जिसको नाम दिया गया है संयुक्त मोर्चा, ये भी गठबंधन की सरकार है। 1989 में हमने क्या पढ़ा था? 1989 में हमने ये पढ़ा था कि जो राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार थी उसको बीजेपी ने, और जो वाम मोर्चा है यानी वामपंथी दल है, उन्होंने बाहर से समर्थन दिया था, और वो कांग्रेस वहां पे बनी थी विपक्ष। लेकिन संयुक्त मोर्चा की सरकार जो है, इसको समझते हैं, संयुक्त मोर्चा की सरकार कब बनी? 1996 में बनी, ठीक है, कांग्रेस के समर्थन से बनी है। अब बात करते हैं, भाजपा ने 1991 से 1996 में अपनी जो स्थिति थी वो मजबूत कर ली थी, यानी कि कांग्रेस कमजोर हो रही थी इस दौरान, इसी समय बीजेपी जो थी उसका ग्राफ बढ़ रहा था, यानी बीजेपी मजबूत हो रही थी। 1991 से 96 के बीच में मजबूत हुई। 1996 के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी जो थी वो बीजेपी बन के उभरी, सबसे बड़ी पार्टी, ठीक है। इस प्रकार भाजपा को सरकार बनाने का मौका मिला कि भाई तुम सबसे बड़ी पार्टी हो, आओ और अपना बहुमत साबित करो, सरकार बनाओ। लेकिन जो बाकी पार्टियां थी ना, उन्होंने बीजेपी को समर्थन नहीं दिया, यानी कि इतनी सीटें नहीं थी कि वो अपनी सरकार अपने दम पे बना ले, उनको सीटों की जरूरत थी, ठीक है। और अन्य पार्टियां जो थी वो उनके समर्थन में नहीं आई, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि बीजेपी की सरकार बने। तो ये हुआ। आगे देखो, अंत में क्या हुआ, भाजपा ने यानी बीजेपी ने अन्य दलों के साथ मिलकर अपना गठबंधन बना लिया। उन्होंने भी समझ लिया था कि आगे जो जमाना चल रहा है वो गठबंधन वाला ही चल रहा है, क्यों ना हम अपना खुद का गठबंधन बना ले। तो बीजेपी ने एक गठबंधन बनाया जिसको राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन कहा जाता है, शॉर्ट में बोले तो राजग कहा जाता है। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यानी कि एनडीए, ठीक है। तो अब समझ गए आप एनडीए क्या है? एनडीए क्या है? बीजेपी का एक गठबंधन है, यानी जो बीजेपी मुख्य पार्टी है उसके अलावा उसमें बहुत सारी पार्टियां हैं, उसमें लोकल छोटी पार्टियां भी हैं और बड़ी पार्टियां भी है, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने अपना एक गठबंधन बना लिया। भाजपा जो थी वो 1998 के मई से 1999 के जून तक सत्ता में रही। कितने कम समय के लिए? अब आगे जो सरकारें आ रही है, कोई 6 महीने में गिर रही है, कोई 4 महीने में गिर रही है, कोई 1 साल चल रही है, कोई 13 महीने चल रही है, ऐसे ही चल रहा था सिस्टम। तो ऐसे में क्या हुआ, बीजेपी 1998 के मई से 1996 के जून तक सत्ता में रही, यानी कि सरकार में रही।
फिर 1999 के अक्टूबर में ये गठबंधन जो था दोबारा से सत्ता में आ गया। जो एनडीए है, जो बीजेपी वाला गठबंधन है, दोबारा से सत्ता में आ गया। कहने का मतलब है 2 बार सरकार बना ली है बीजेपी ने, यानी एनडीए गठबंधन ने। और दोनों बार प्राइम मिनिस्टर किसको बनाया इन्होंने? अटल बिहारी वाजपेयी। आप जानते होंगे अटल बिहारी वाजपेयी को, ये दोनों बार बीजेपी की तरफ से प्राइम मिनिस्टर बने थे। ठीक है, 1999 की जो ये राजग की सरकार है, यानी एनडीए की सरकार है, इसने अपना कार्यकाल पूरा करा, यानी 5 साल का कार्यकाल होता है इनका। तो इन्होंने अपना कार्यकाल जो है 5 साल का वो पूरा कर लिया। ठीक है, किसकी सरकार थी? अटल बिहारी वाजपेयी की, आपको यहाँ पे दिखेगी। इस तरह 1989 के बाद 11 सरकारें बनी जो कि गठबंधन की सरकार थी। ठीक है, और ये सभी सरकारें जो थी गठबंधन वाली थी, क्योंकि किसी को भी इतना बहुमत नहीं मिल रहा था। तो आपको ये याद रखना है, यहां से आपका क्वेश्चन बनता है पूरा, एमसीक्यू पूछ लिया जाता है, या आपसे मान लो शॉर्ट क्वेश्चन में कम ही पूछते हैं, ज्यादातर एमसीक्यू में पूछते हैं। तो आपको ये टेबल याद रखनी है। हमने पढ़ा था 1989 में जो गठबंधन की सरकार बनी थी, इसको राष्ट्रीय मोर्चा सरकार कहा गया था, जिसको बीजेपी ने समर्थन करा था। 1996-97 में जो सरकार बनी थी, इसको संयुक्त मोर्चा की सरकार कहा गया था, जिसको कांग्रेस ने समर्थन करा था। फिर 1998-99 में एनडीए गठबंधन की सरकार बनी, जिसको बीजेपी का गठबंधन कहा जाता है। फिर 2004 से 2009 तक यूपीए की सरकार रही। यूपीए मतलब जो कांग्रेस का गठबंधन है। ठीक है, अब ये एनडीए और यूपीए 2 गठबंधन हैं जो कि आपको याद रखने हैं। अब ये एनडीए जो है, ये किसका गठबंधन है? ये बीजेपी का गठबंधन है। ठीक है, अगर इसका पूरा नाम देखें तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ठीक है, दूसरी तरफ है सप्रंग, जिसको संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन कहा जाता है, यानी यूपीए कहा जाता है, ये कांग्रेस का गठबंधन है। ठीक है, तो हमारे देश में जो भी सरकार रहती है केंद्र में, वो या तो बीजेपी के गठबंधन वाली सरकार रहती है, या फिर कांग्रेस के गठबंधन वाली सरकार रहती है। इन दोनों मुख्य पार्टी के अलावा कोई तीसरी सरकार नहीं रहती है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। आगे चलते हैं। केंद्र सरकार 1989 से अब तक, यानी 1989 के बाद से अब तक जो सरकारें बन रही थी, ज्यादातर आप देख रहे हो गठबंधन वाली सरकारें बन रही थी, इसको समझते हैं। तो इसमें आते हैं वीपी सिंह। ये दिसंबर 1989 से लेकर नवंबर 1990 तक सत्ता में रहे हैं। ठीक है, गठबंधन सरकार है ये। इसको राष्ट्रीय मोर्चा, वाम मोर्चा और भाजपा का समर्थन मिला था, जो राष्ट्रीय मोर्चा वाला गठबंधन हम पढ़ रहे थे। ठीक है, दूसरी तरफ आपको कौन दिख रहे हैं? चंद्रशेखर इनको कहा जाता है। ठीक है, चंद्रशेखर। इनकी ये कब तक सत्ता में रहे हैं चंद्रशेखर, ये आपको याद रखना है। तो देखिए 1990 नवंबर से जून 1991। ठीक है, राष्ट्रीय मोर्चा का एक तबका जो कि समाजवादी जनता पार्टी का नेतृत्व में था। ठीक है, इसको कांग्रेस के द्वारा समर्थन मिला था। इसके बाद हैं, इनको नरसिम्हा राव कहा जाता है, पीवी नरसिम्हा राव, जून 1991 से लेकर 1996 तक। ठीक है, कांग्रेस और एआईडीएमके और कुछ जो लोकल पार्टियां होती है उन्होंने, यानी जो क्षेत्रीय पार्टी होती है, उन्होंने इनको समर्थन करा। ठीक है, इसके अलावा फिर 1996 मई 1996 से जून 1996 तक। ठीक है, ये जो सरकार थी भाजपा की सरकार थी, अल्पमत की सरकार थी, ज्यादा बहुमत वगैरह नहीं था। अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर बने थे। ठीक है, फिर 1996 जून से अप्रैल 1997 तक कांग्रेस के समर्थन से संयुक्त मोर्चा की सरकार थी, जो हमने पढ़ा था। ठीक है, इसमें ये जो देवगौड़ा हैं, ठीक है, देवगौड़ा, ये इसमें प्राइम मिनिस्टर बने थे। फिर इसके बाद अप्रैल 1997 से मार्च 1998 तक आप यहाँ पे क्या देख रहे हो? 1 साल भी कोई सरकार चल पा रही है, कोई 1 साल से भी कम समय में गिर जा रही है, कोई ज्यादा से ज्यादा 13-14 महीने चल पा रही है। ज्यादातर सरकारें ऐसे ही बन रही थी। इसमें इंद्र कुमार गुजराल, इनको आई के गुजराल कहा जाता था, संयुक्त मोर्चा की सरकार थी, कांग्रेस ने सपोर्ट करा था, ये चली। फिर उसके बाद वापस से आ जाती बीजेपी की सरकार 1998 मार्च से लेके अक्टूबर 1999। ठीक है, और फिर 1999 से लेके 2004 यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो बीजेपी की सरकार है, इसने यहाँ पे अपने 5 साल पूरे कर लिए। फिर आती है कांग्रेस के गठबंधन वाली सरकार, जिसमें प्राइम मिनिस्टर बनते हैं मनमोहन सिंह जी, 2004 से लेके 2014 तक। ठीक है, ये आपका यूपीए यानी कांग्रेस के समर्थन वाली सरकार है। तो यहाँ पे आप देखोगे 2004 में आई, 2008 में, ठीक है, और सॉरी 2004 के बाद 2009 में दोबारा चुनाव हुए, उसमें भी यही आ गई। फिर 14 तक यही रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कार्यकाल इनके हो जाते हैं। फिर यहाँ पे 2014 से लेके आज तक अगर हम देखें तो ये जो सरकार है ये बीजेपी यानी कि एनडीए गठबंधन वाली सरकार है। तो 1989 से लेके अभी तक हमने क्या देखा कि सारी सरकारें जो आ रही हैं वो गठबंधन की सरकार आ रही हैं। ठीक है, किसी को भी उतने सीटें नहीं मिल पा रही हैं, बहुमत नहीं मिल पा रहा है कि वो अपने दम पे सरकार बना ले। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है
जो बिल्कुल आपको रट के जाना है, पेपर में आता ही आता है, इनको बोला जाता है बीपी मंडल, यानी बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। ठीक है, तो इनको देखो, मंडल मुद्दा वाला एक टॉपिक है जो कि अन्य पिछड़ा वर्ग जिसको ओबीसी कहा जाता है, इसकी राजनीति का उदय हुआ था इस समय में, तो ये आयोग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखो इस अवधि में क्या हुआ था, इस समय में क्या हुआ था, ओबीसी मुद्दा जो था बहुत उछला था। एससी और एसटी से एक अलग कोटि थी, एससी एसटी आप जानते हो इनको पहले से, इन दोनों कैटेगरी के अलावा एक अलग कैटेगरी बनी थी जिसको ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग कहा जाता था। ठीक है, इसमें शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े समुदायों को शामिल किया जाता था, यानी जो लोग एससी एसटी में जो पिछड़े हैं वो तो हैं, इसके अलावा जो समाज में और पिछड़े थे जिनको आरक्षण नहीं मिलता था उनको ओबीसी वर्ग में रख दिया गया था। पिछड़ी जाति अन्य तबके कांग्रेस से अब दूर जा रहे थे, क्योंकि जो दूसरी लोकल पार्टियां थी वो कहीं ना कहीं इनको अपनी तरफ खींच रही थी। ठीक है, गैर कांग्रेस पार्टियों ने इन तबकों में अपनी जगह बना ली थी। ग्रामीण इलाकों में देखें तो ओबीसी वर्ग में ताकतवर जनाधार बनाया हुआ था। ठीक है, कुछ खासकर मैं यूपी की बात करूं, अगर यूपी में जो मायावती की जी की पार्टी है जिसको बसपा कहा जाता है, तो ऐसी पार्टियों ने क्या करा था, ये जो एससी एसटी ओबीसी है इनको कहीं ना कहीं अपनी तरफ आकर्षित किया था। ठीक है, तो दूसरी पार्टियों तक वो जो कांग्रेस का वोट बैंक था वो दूसरी पार्टियों तक जा रहा था, लोग कांग्रेस को छोड़कर अन्य पार्टियों को, लोकल पार्टियों को वोट देने लगे थे। ठीक है, फिर 1989 से 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करने की बात कर दी कि भाई हम इन सिफारिशों को लागू करेंगे। अब मंडल आयोग की सिफारिश क्या थी आपको ये पता होना चाहिए। मंडल आयोग ने ये कहा था कि जो सरकारी नौकरी होती है इसमें 27% जो आरक्षण है वो ओबीसी को दे दिया जाए। अब ये बात चल गई, पूरे देश में ये हो हल्ला हो गया कि भाई 27% आरक्षण मिलेगा ओबीसी को। उसके बाद देश में बहुत दंगे हुए, बहुत लड़ाई झगड़ा मारकाट शुरू हो गई। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग इसको सपोर्ट करते थे, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो इस चीज को सपोर्ट नहीं करते थे, वो नहीं चाहते थे कि मतलब ओबीसी को भी आरक्षण मिले। तो इसलिए पूरे देश में क्या हुआ था, ये व्यवस्था हो गई थी। ठीक है, देश भर में इसके विरोध में दंगे होने लगे, प्रदर्शन होने लगे, तो ये सब हुआ। अब मंडल आयोग जो है आप यहां से भी पढ़ सकते हो कि मंडल आयोग जो है ये 1977 1979 की जो जनता पार्टी की सरकार आई थी, जो इमरजेंसी के बाद आई थी, इस सरकार के समय में उत्तर भारत में जो पिछड़ा वर्ग था, ठीक है, उसको आरक्षण के लिए राष्ट्रीय स्तर पे मजबूती से उसकी आवाज उठाई जाए, इसलिए इसको लाया गया था। ठीक है, उस समय में बिहार के जो मुख्यमंत्री थे कर्पूरी ठाकुर, वो इस दिशा में अग्रणी थे, वो भी चाहते थे कि भाई इनको आरक्षण मिले। उनकी सरकार ने बिहार में जो ओबीसी को आरक्षण देने के लिए नई नीति लागू करी थी। इसके बाद केंद्र सरकार ने भी 1978 में क्या करा, एक आयोग ही बना दिया, इस जिसकी जिम्मेदारी क्या थी कि जो पिछड़ा वर्ग है उसकी स्थिति को सुधारने के उपाय बताए कि कैसे उसको सुधारा जा सकता है। तब इस मंडल आयोग ने ये सिफारिश दी थी कि अगर हम एक आयोग बना दें, ठीक है, मतलब मंडल कमीशन ने क्या कहा था कि अगर हम ओबीसी वर्ग को, अगर हम 27% आरक्षण दिला दें तो कहीं ना कहीं जो इनकी स्थिति है वो पहले से ठीक हो जाएगी, ये बातें की गई थी। ठीक है, तो ये मंडल आयोग जो है ये याद रखना, पेपर में आ जाता है कई बार। फिर आयोग ने 1980 में अपनी सिफारिश दी। सिफारिश में इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने ये कहा था, उस समय जनता पार्टी की सरकार गिर चुकी थी, बनाई है तो जनता पार्टी ने था, लेकिन सरकार तो जा चुकी है। ठीक है, तो इस आयोग ने अपना मशवरा दिया था कि जो पिछड़ा वर्ग है, जो पिछड़ी जाति है, ठीक है, उनको स्वीकार किया जाए इसमें, क्योंकि अनुसूचित जाति से इतर अनेक जातियां ऐसी हैं जिन्हें वर्ण व्यवस्था में नीच समझा जाता था। आयोग ने एक सर्वे किया और ये पाया कि पिछड़ी जातियों की जो शिक्षा संस्था है और सरकारी नौकरियों में जो बड़े, इनकी जो मौजूदगी जो है वो बहुत ही कम है। ऐसे में अगर हम इनको 27% का आरक्षण दे देंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा, इनकी जो स्थिति है उसको सुधारने में, यानी इनकी स्थिति को सुधारने में कहीं ना कहीं क्या होगा, फायदा होगा। इसके अलावा अब ओबी ये जो मंडल आयोग है उसको हम सीधा यूं जानते हैं 27% ओबीसी आरक्षण, बस आप इतना ही जानते हो। इसके अलावा एक लाइन और है जिसको आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, देखो इसमें भूमि सुधार भी एक था, यानी इसने भूमि सुधार की भी सिफारिश करी थी, भूमि सुधार भी होना चाहिए। ठीक है, 27% आरक्षण तो होना चाहिए और भूमि सुधार भी होना चाहिए, तो इस तरीके से इनकी स्थिति जो है वो सुधर जाएगी। ठीक है, अब मंडल आयोग को हम पढ़ सकते हैं कब बना, 1978 में बना। अध्यक्ष कौन थे, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, जिनको बीपी मंडल के नाम से जानते हैं।
ठीक है। इसने किस लिए काम करा था? इसने ओबीसी वर्ग जो है उसकी दशा को सुधारने के लिए काम किया था। 1990 में जो राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार आई थी, उसने ये कहा था कि ठीक है, हम मंडल आयोग की जो सिफारिश है उसको लागू कर देंगे। इन्होंने ये फैसला ले लिया था। उसके बाद क्या हुआ था? देश में दंगे वगैरह होने शुरू हो गए थे। ठीक है, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, आपको समझ में आ गया है। अब बात करते हैं राजनीतिक परिणाम, बहुत ध्यान से देखना। 1980 के दशक में दलित जातियों के लिए राजनीतिक संगठन का आप क्या देखोगे यहाँ पे उद्भव हुआ। 1978 में बामसेफ बना। ठीक है, बामसेफ ने एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी की राजनीति को कहीं ना कहीं सत्ता की तरफदारी की तरफ लेके आए। ये खासकर इनका फोकस होता था एससी एसटी ओबीसी वर्ग पे, और जो माइनॉरिटी है वो। ठीक है, इसके बाद दलित शोषित समाज संघर्ष समिति बनाई गई। फिर बाद में बनी बहुजन समाज पार्टी। ठीक है, बसपा, जो मैं आपको मायावती वाली पार्टी, कांशीराम वाली पार्टी की बात कर रहा था। तो इन्होंने कहीं ना कहीं यूपी में एससी एसटी ओबीसी वर्ग जो है उसको अपनी तरफ आकर्षित किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। बहुजन समाज पार्टी जो है ये किसने स्थापित करी थी? कांसीराम ने। ठीक है, और ये जो पार्टी है ना, पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में समर्थन इसको मिला। और सबसे ज्यादा जो इसकी अच्छी स्थिति थी वो यूपी में थी। 1989 1991 के चुनाव में यूपी में इन्होंने सफलता प्राप्त करी। ठीक है, और बहुजन समाज पार्टी ने यूपी में अपनी सरकार बनाई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आपके पेपर में बन जाता है। अगला टॉपिक है सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र। इस दौर में एक और विशेषता है कि इस समय में धर्म आधारित राजनीति भी हमको देखने को मिलती है। यहाँ पे हमें अभी हमने देखा एससी एसटी ओबीसी वाली राजनीति यहाँ पे हो रही थी, अब यहाँ पे धर्म की राजनीति भी होने लगी थी। ठीक है, इसी दौर में जनता पार्टी के पतन के बाद जो जनसंघ था पहले, उसके समर्थन वाले लोगों ने 1980 में बीजेपी बना दी थी। ठीक है, जो जनसंघ है ना, भारतीय जनसंघ, जनसंघ वाली विचारधारा ही बीजेपी की विचारधारा है। ठीक है, तो ये पार्टी बना दी गई थी बीजेपी। शुरू में तो भाई भाजपा ने गांधीवादी समाजवाद जो था और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जो था, इस विचारधारा को मुख्य रूप से अपनाया था स्टार्टिंग में। लेकिन 1986 के बाद इन्होंने राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की राजनीति को अपना लिया। यहां से बिल्कुल खेल पलट जाता है। यहां से कहीं ना कहीं धीरे धीरे बीजेपी जब राष्ट्रवाद की बात पे आ जाती है, हिंदुत्व की राजनीति की बात पे आ जाती है, तो उसको धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो मजबूत होने लग जाती है। ठीक है, पहले बहुत कम जनाधार था इसका, लेकिन धीरे धीरे मजबूत हो रही थी। हिंदुत्व की जो विचारधारा है ये इन्होंने कहाँ से ली है? वीडी सावरकर से प्रेरित होकर। ठीक है, इन्होंने इसको प्रसिद्ध किया था, इसी से ये प्रेरित हुए थे और इन्होंने इसको अपनाया था। हिंदुत्व का मतलब है, हिंदुत्व का मतलब धर्म से रिलेटेड नहीं है केवल, ये एक कल्चर को दिखाता है, ये एक जीवन शैली को दिखाता है। ठीक है, हिंदुत्व का मतलब हिंदू धर्म मत समझना केवल, ये संस्कृति और जीवन शैली को प्रदर्शित करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। भाजपा की राजनीति जो थी वो दो मुद्दों से बहुत आगे चली। वो दो मुद्दे कौन से थे? एक तो था शाहबानो केस और दूसरा था अयोध्या का मामला। अब ये दोनों ही मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ने हैं और समझने हैं। शाहबानो क्या था? शाहबानो एक महिला थी जो कि मुस्लिम महिला थी। ठीक है, इसको इसके पति ने क्या करा था? तलाक दे दिया था। अब ये जो महिला है शाहबानो, इनको तलाक दे दिया गया है इनके पति के द्वारा। ऐसे में अब इनके सामने जो समस्या थी वो थी अपने परिवार के पालन पोषण की। तो वो कैसे होगा? तो ये कोर्ट में चली गई थी। ठीक है, तो देखिए, शाहबानो जो है 62 वर्ष की एक मुस्लिम महिला थी, इनके पति ने इनको तलाक दे दिया और उसके बाद ये कोर्ट में चली गई और इन्होंने कहा कि पति से गुजारा भत्ता के लिए इन्होंने अर्जी लगा दी कि पति जो है अब इनको एलिमनी दे, तलाक दे दिया है तो अब इनको गुजारा भत्ता दे ताकि इनका खर्चा चले। सर्वोच्च न्यायालय ने शाहबानो के पक्ष में फैसला सुना दिया कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला आपका मामला सही है, आपको हम क्या दिला देते हैं? गुजारा भत्ता दिला देते हैं। लेकिन जो मुस्लिम थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को मानने से मना कर दिया। इन्होंने बोला कि ये पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप है, यानी मुस्लिम जो है उनका जो अपना अलग ही कानून है उसके तहत ये चीज़ गलत थी। उन्होंने ये कहा था कि भाई हम तलाक दे सकते हैं, ठीक है, उसमें हमें कोई गुजारा भत्ता देने की जरूरत नहीं है। कुछ इस तरीके की बातों को सपोर्ट करा और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था उसको नहीं माना। ऐसे में क्या हुआ? अदालत के फैसले का विरोध, वो भी मुस्लिम समुदाय के द्वारा, मुस्लिम नेताओं ने मांग की थी। ठीक है, और सरकार ने मुस्लिम महिला आधारित अधिनियम जो था वो पास कर दिया। यानी जो सरकार थी वो कहीं ना कहीं मुस्लिम जो नेता थे उनके आगे झुक गई और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही निरस्त करवा दिया। तो ये गलत था, इसका विरोध हुआ बहुत बड़े लेवल पे। जो महिला संगठन थे, जो बुद्धिजीवी वर्ग था, बीजेपी ने इस मुद्दे को समझ लिया। बीजेपी ने समझ लिया कि ये जो मुद्दा है ना, ये कहीं ना कहीं
देश में एक अहम मुद्दा बन सकता है। तो बीजेपी ने इसका खुल के विरोध करा कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, सुप्रीम कोर्ट को फैसले को तो मानना चाहिए। अब कैसे मतलब कोई सरकार इस फैसले को पलट सकती है? कांग्रेस के खिलाफ उनको एक मुद्दा मिल गया था, ठीक है, इन्होंने इसको मुख्य मुद्दा बना लिया था, जिसके कारण कहीं ना कहीं इनकी राजनीति में इनको काफी लाभ हुआ। दूसरा है अयोध्या विवाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से बीजेपी बहुत ज्यादा मजबूत हो गई थी। इसको समझते हैं। जो भगवान श्री राम है उनका जो जन्म स्थान है, ठीक है, उस जो कि पवित्रतम धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है, इसके स्वामित्व से संबंधित ये विवाद था। हुआ क्या था, जो राम जन्मभूमि थी उस स्थान का महत्व आप हिंदुओं के नजरों से देखोगे तो आप जानते हो कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था, 1528 में से ये चला आ रहा है और 500 सालों की लड़ाई के बाद जाके ये मामला सुलझा है कोर्ट के द्वारा, ठीक है। अब हुआ क्या था कि मंदिर वाली जो जगह थी उसको तोड़कर वहां पे गुम्बद बना दी गई थी, ठीक है। तो 1528 में श्री राम जन्मभूमि पर 3 गुम्बद का ढांचा जो था वो बना दिया गया था, लेकिन ढांचे के जो आंतरिक हिस्सा है, ऊपर से ढांचा बनाया गया था गुम्बद जैसा, अंदर जो है वहां पे हिंदू देवी देवताओं के प्रतीक दिखते हैं, उनके अवशेष जो है उसको प्रत्यक्ष रूप से देखा जाता था। अतः अयोध्या जो है राम जन्मभूमि विषय जो है ये बहुत पुराना है और प्राचीन सभ्यता से जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्रीय गौरव से जुड़ गया, ठीक है। फिर ये विषय जो था लंबे समय तक कोर्ट में रहा, तो कोर्ट में मामला चलता रहा और इस पे विवाद जो था वो होना ही था। 1949 में ढांचे को सील कर दिया गया, यानी जो स्ट्रक्चर था उसको सील कर दिया गया, उसमें किसी को जाने की परमिशन नहीं थी, ठीक है। फिर एक फैसला आता है कोर्ट का 1986 में, 1986 में फैजाबाद जो कि अब अयोध्या है, ठीक है, यहाँ की जो जिला न्यायालय है इसने एक निर्णय लिया। निर्णय ये था कि 3 गुंबद ढांचे की स्थिति में एक महत्वपूर्ण मोड़ आ गया था इस निर्णय से। इसमें ढांचे का ताला खोल दिया गया, उन्होंने परमिशन दे दी कि इसका ताला खोल दो और लोग जो है वहां पे पूजा कर सकते हैं, उनको पूजा करने की वहां पे अनुमति मिल गई, यानी कि परमिशन मिल गई, ठीक है। ये विवाद जो था ये बहुत दशकों तक चला, लंबा विवाद चला, कोर्ट में चलता रहा, क्योंकि ये माना जाता है कि श्री राम के जन्म स्थान पर एक मंदिर था जिसको तोड़कर गुंबद वाला ढांचा यहाँ पे बना दिया गया था, ऐसा कहा जाता था, ठीक है। मंदिर का शिलान्यास हुआ, लेकिन आगे का निर्माण जो था वो प्रतिबंधित हो गया। अब मंदिर का शिलान्यास हो चुका है लेकिन उसको बनाने पे बैन लगा दिया गया है, ठीक है। इससे हिंदू समुदाय जो थे वो बहुत नाराज हुए, तो हिंदू समुदाय ने श्री राम के जन्म स्थान विषय को अपनी चिंताओं की उपेक्षा समझा, कि जबकि मुस्लिम समाज ढांचे पर अधिकार के आश्वासन की मांग करता रहा, ठीक है। तो ये हिंदू मुस्लिम का एक महत्वपूर्ण मामला बन गया था जो कि लंबे समय तक कोर्ट में रहा था, इसमें बहुत हिंसा भी हुई थी, ठीक है। और स्वामित्व के अधिकार को लेकर दोनों समुदाय जो थे उनके बीच में तनाव बढ़ा, जिसका परिणाम कुछ ऐसा हुआ कि विवाद लंबा हुआ, कई बार कानूनी संघर्ष भी चला, लंबे समय तक चलता रहा। दोनों समुदायों को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा कोर्ट के आदेश का, ठीक है, कोर्ट के फैसले का। 1992 में ढांचा जो था उसको ध्वस्त कर दिया गया, लोगों ने जाके उसको गिरा दिया। अब विधिक कार्यवाही से मैत्रीपूर्ण स्वीकृति, अब देखते हैं कि कानूनी कार्यवाही से कैसे इस मामले को सुलझाया गया, इसको समझते हैं। तो ये समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कोई भी समाज हो वहां पे विवाद होते हैं, परंतु एक बहुधार्मिक यानी एक ऐसा देश जिसमें बहुत सारे धर्मों के लोग होते हैं, जहाँ पे बहुसांस्कृतिक यानी अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, तो यहाँ पे कोई भी विवाद होता है तो उसका जो समाधान होगा, उसका जो हल होगा वो कानून के द्वारा होगा, ठीक है। तो अनेक लोकतांत्रिक और विधिक प्रक्रियाओं के जरिए जब कोर्ट में ये मामला गया, बहुत सारी सुनवाई हुई, बहुत सारे सबूत रखे गए, मध्यस्थता कराई गई, ठीक है। ये सारी चीजें जब इसमें हुई तो लास्ट में जाके 2019 में जाके एक फैसला आता है, ठीक है। इस फैसले में ये कहा जाता है कि ये जो है ये अयोध्या विवाद जो है इसका समाधान कर दिया गया, वहां पे मंदिर बनेगा और बाद में वहां पे राम मंदिर बना दिया गया, ठीक है। तो ये फैसला आया था और इस फैसले में हिंदुओं को तो वो जमीन मिल गई कि भाई वहां मंदिर बना दिया जाएगा, और जो मुस्लिम थे, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, उसको एक मस्जिद निर्माण के लिए भी एक भूमि दे दी गई थोड़ी अलग जगह पे, ठीक है, कि वहां पे वो अपने क्या कर सकते हैं, मस्जिद का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक टॉपिक। और इस मुद्दे को बीजेपी ने बहुत बढ़ चढ़ के उठाया था, जिसके कारण हिंदुओं के बीच में कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण राजनीतिक पार्टी बन के उभरी थी बीजेपी, और हिंदुओं ने इसको बहुत सपोर्ट किया था। अगला क्वेश्चन है एक नई सहमति का उदय, ठीक है। तो देखिए 1989 के बाद की जो अवधि है उसमें कांग्रेस का पतन होने लगा, क्योंकि कांग्रेस कमजोर हो रही थी, और भाजपा का उदय हो रहा था क्योंकि भाजपा पहले से ज्यादा मजबूत हो रही थी। इस समय कांग्रेस और भाजपा में तगड़ा कंपटीशन भी चल रहा था, और दोनों ही पार्टियों के वोट जो थे वो एक तरह से देखा जाए तो इस समय में काफी उसमें परिवर्तन आ गया था। जैसे देखो कांग्रेस है 415 सीटें और
अगला चुनाव जो होता है इसमें 197 सीटें, बीजेपी केवल 85 सीटें। अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखोगे 85 सीटें बीजेपी का दिखाता हूँ, 85, 120, 160, 182, 182, 138, ठीक है, 116, 282, 303। यानी इस तरीके से क्या हुआ, उसकी सीटें बढ़ी हैं, कुछ जगह पे घटी भी है। और कांग्रेस देखे 415 वाली पार्टी 197, 232, 140, 141, 114, 145, 206 और यहाँ पे 44 और 52। कितनी ज्यादा कांग्रेस यहाँ पे क्या हुई है, कमजोर हुई है। तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं इनके बीच में कंपटीशन भी बढ़ा है और कांग्रेस कमजोर हुई है, बीजेपी मजबूत हुई है। ठीक है, अब बात करते हैं 2004 से 2019 के लोकसभा चुनाव। 2004 में कांग्रेस जो थी गठबंधन में शामिल हो गई थी। कांग्रेस का गठबंधन जो था, जिसको यूपीए कहा जाता है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। यूपीए को कहीं ना कहीं वामपंथी जो थे उन्होंने भी सपोर्ट किया था। 2004 के चुनाव में कांग्रेस का पुनरुत्थान हुआ, कांग्रेस यहाँ पे क्या हुई, मजबूत हुई। भारत अमेरिका परमाणु समझौते के मुद्दे पे जुलाई 2008 में जो वाम दल थे उन्होंने समर्थन वापस ले लिया। इसके बावजूद कांग्रेस का नेतृत्व वाली जो सरकार थी उसने किसी तरीके से अपना कार्यकाल पूरा करा, उसमें कोई दिक्कत आई नहीं उसको। ठीक है, 2009 में 15वीं लोकसभा के लिए चुनाव हुए। परिणाम ये हुआ कि कांग्रेस के पक्ष में आए, यानी कांग्रेस जीत गई। वास्तव में कांग्रेस की सीटों की संख्या में वृद्धि देखी गई। ठीक है, और कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार दोबारा से बन जाती है, कहीं ना कहीं वापस से कांग्रेस की सरकार आई 2009 में। ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे ये प्राइम मिनिस्टर बनाए गए, इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा करा। फिर 2013 के बाद अगर हम बात करें 2014 में, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है। प्राइम मिनिस्टर जो थे वो किसे बनाया जाता है, नरेंद्र मोदी को, जो कि गुजरात के सीएम रह चुके थे। ठीक है, 2014 में जो चुनाव हुए थे उसमें स्पष्ट बहुमत मिला था। तो आप ये लगा लो 1984 के बाद, 1984 के बाद कितने साल के बाद, 30 साल के बाद 1984 में, 1984 वो वाला टाइम है जब इंदिरा गांधी की डेथ हो गई थी और राजीव गांधी ने चुनाव लड़ा था, 415 सीटें लेकर आई थी। ठीक 30 साल के बाद 2014 में जाके बीजेपी को पूर्ण बहुमत वाला, मतलब पूर्ण बहुमत मिला है, ऐसा उसके सामने दौर आया है। वरना इसके बीच में जितनी भी सरकारें बनी हैं, ठीक है, वो सारी की सारी सरकारें कैसी थी, गठबंधन वाली सरकार थी। वो भी वो गठबंधन वाली सरकार जिसमें बहुमत किसी के पास नहीं था। ठीक है, आगे देखो 30 साल के बाद कहीं ना कहीं इनको बहुमत मिला था और ये एक मजबूत पार्टी बन के उभरी और इन्होंने अपनी सरकार बनाई। लेकिन उन्होंने डायरेक्ट अपनी सरकार नहीं बनाई, अपने सहयोगियों के साथ मिलकर सरकार बनाई, यानी गठबंधन के साथ सरकार बनाई। बहुमत था लेकिन फिर भी इन्होंने क्या करा, अपनी सरकार बनाई थी गठबंधन वाली, 282 सीटें जीती थी। ठीक है, फिर अगर आगे देखें तो नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली जो एनडीए है, इसने सामाजिक क्षेत्र, विदेश नीति, आर्थिक नीति में भी तेजी से कुछ बड़े फैसले लिए। फिर 2019 का लोकसभा चुनाव आया, इसमें इनको 303 सीटें मिल गई, यानी पहले से भी ज़्यादा सीटें मिल गई। वापस से इनको पूर्ण बहुमत मिल गया, लेकिन फिर भी सरकार जो बनाई वो गठबंधन वाली सरकार बनाई। ठीक है, अब बात करते हैं बढ़ती सहमति। कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिसमें बेशक से पार्टियों के बीच में कितनी भी लड़ाई हो, लेकिन कुछ मुद्दों पे सारी पार्टियां एक साथ आ गई थी, यानी उनमें सहमति थी। तो वो मुद्दे कौन से थे, पहला मुद्दा था नई आर्थिक नीति, यानी नई आर्थिक नीति जो बनाई गई थी उससे देश में समृद्धि आएगी, देश डेवलप होएगा। फिर भारत विश्व की आर्थिक शक्ति बनेगा, तो इसमें सारी पार्टियां तैयार थी। ठीक है, दूसरा मुद्दा जो है वो पिछड़ी जातियों की राजनीतिक और सामाजिक दावे को महत्व देने का, और जो ओबीसी वर्ग है इसके उदय को भी सबने माना। ठीक है, तो ये दो मुद्दे ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा मुद्दा क्या था कि देश का जो शासन होगा उसमें जो लोकल पार्टी होती है, जिसको राज्य की पार्टी या प्रांत की पार्टी बोलते हैं, छोटी पार्टियां जो होती हैं, उसकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी, इसको सबने माना। क्षेत्रीय पार्टियों का महत्व बढ़ गया, बढ़ेगा, इसको सबने स्वीकार कर लिया। ठीक है, चौथा मुद्दा ये था सबसे इंपॉर्टेंट, विचारधारा की जगह कार्य सिद्धि पे जोर। यानी कि जैसे भाजपा जो थी वो हिंदुत्व की विचारधारा लेके चल रही थी, धर्म की राजनीति यहाँ पे कर रही थी, लेकिन ये कहा गया कि विचारधारा अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सी पार्टी सत्ता में आती है और अच्छे से काम करके दिखाती है, देश के लिए पॉलिसी बनाती है, देश के विकास के लिए काम करती है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी अब विचारधारा मैटर नहीं करती, काम करके दिखाना है। तो यहाँ पे अपना ये चैप्टर खत्म हो जाता है और मेरा गला भी बैठ गया बोलते बोलते लगातार। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट हो 2 बार देख लो वीडियो को, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मेरा नाम सतेंद्र प्रताप है, आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कुछ डाउट हो। ठीक है, एकलव्या स्टडी पॉइंट ये मेरा यूजर नेम है, इस नाम से आप मुझे सर्च कर सकते हैं। कुछ भी डाउट है तो आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको क्या करूँगा यहाँ पे टाइम निकाल के रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत। और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें, कॉमेंट कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।